हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित गुरु पर। प्रीवियस वीडियो से आपको पता चल गया होगा, हमने स्टार्ट की हुई है क्लास 10th मैथमेटिक्स को, और जिसमें हमने चैप्टर 1 हमारा जो वास्तविक संख्या है उसे स्टार्ट किया है। वास्तविक संख्या की जो हमने पहले चैप्टर 1 की प्रीवियस 2 वीडियो बनाई है उनमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और 1.1 इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम हमारा 1.2 जो एक्सरसाइज है उसका इंट्रोडक्शन लेंगे और उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो जैसा यूजुअली हम करते हैं, आप अपने नोट्स, रफ रजिस्टर, बुक, पेन, पेंसिल जो भी एसेंशियल चीजें हैं अपने पास रखिए और स्टार्ट करते हैं हमारे साथ वास्तविक संख्या चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या देखते हैं हम? इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि हम इसको परिचय करेंगे। 1.2 जो एक्सरसाइज है वह किसके बारे में बात कर रही है, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, ये जो है हम सारा परिचय में देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, क्या है भाई? वास्तविक संख्याएं। और जब हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया था, 1.1 को स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन लिया था, हमने बताया था कि वास्तविक संख्या है उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो हम बांटते हैं परिमेय संख्या में, और एक हम बांटते हैं किसमें? अपरिमेय संख्या। किस किस में हमने डिवीजन किया हुआ है? हमने किया हुआ है परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में। या हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर ही हमें क्या बनाती है? वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है? खैर हमने बताया तो आपको पिछले लेक्चर में भी है, लेकिन यहाँ हम बता देते हैं दोबारा आपको कि वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां पर क्या हो? Q 0 ना हो, तो हमारा Q है वो 0 ना हो, यानी कि किसी भी संख्या में जो भिन्न के रूप में लिखते हैं, जो ऊपर वाला भाग वो अंश कहलाता है, नीचे वाला भाग हर कहलाता है। जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि उन्हें हम कभी भी भिन्न का रूप नहीं दे सकते, वो हमारी संख्या क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इनको उदाहरण की बात की जाए, उदाहरण में आ जाएगा हमारा क्या? 1, 3, 5, 0.1, 0.55, या 1/2, 4/6, 4/7, ऐसा कर लो। ये सभी क्या हो जाएंगे? हमारी परिमेय संख्याएं। वहीं अगर अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो जैसे हमारी आ जाती है क्या? पाई। रूट में करनी के अंदर कौन सी संख्या है? सभी अभाज्य संख्याएं। करनी में सभी अभाज्य संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय होती हैं। या ई ले लो, या इस टाइप के और भी नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो सभी हमें क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इस चैप्टर में हमें क्या करना है? जैसे हम इसको थोड़ा सा साइड कर दें, इस चैप्टर में हमें करना है भाई, जो हमारी अपरिमेय संख्याओं में जो रूट के अंदर अभाज्य संख्याएं हैं, सबसे पहले बता रहा हूं, और भी करना है, और भी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, लेकिन करने के अंदर जो अभाज्य संख्याएं होती है कौन कौन सी? जैसे कि 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या। इस तरीके से इनकी हमें अपरिमेयता को, किसको? अपरिमेयता को सिद्ध करना है। अपरिमेयता को हमें सिद्ध करना है कि ये किस तरीके से अपरिमेय होती है। भाई आप तो कहोगे सर ये भी परिमेय है। हाँ, हम इन्हें परिमेय मान के ही हम इनको क्या करेंगे? अपरिमेय सिद्ध करेंगे। क्लियर हुआ?
इस चैप्टर में हमें क्या करना है, √2, √3, √5 इस तरीके की जो सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं जो करनी के अंदर होती है उनकी अपरिमेयता को सिद्ध करें। क्लियर। अब देखते हैं हम क्या, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण हमने कर लिया है। यहां जो है हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, एक हम प्रमेय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे, प्रमेय पढ़ेंगे। यह प्रमेय क्या कह रही है कि कोई अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य संख्या p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है भैया हमारा, a एक धनात्मक पूर्णांक, क्या है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। ये हमारी थ्योरम है। इन्होंने हमसे कह दिया है यदि कोई अभाज्य संख्या p जो a स्क्वायर को विभाजित करती है, a स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह डेफिनेटली a को भी विभाजित करेगी। इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा साइड करते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, हम और सारा लिख सकें आपके लिए। ये हमारी थ्योरम रही, इसको हम रखते हैं साइड में कि भाई a स्क्वायर जो है, सॉरी, जो हमारा p है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। यहां हम लिखेंगे, यहां a के अभाज्य गुणनखंड, देखो अगर a विभाजित हो रही है तो a एक भाज्य संख्या है जिसके अभाज्य गुणनखंड रहेंगे। a के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a बराबर हो जाएगा हमारा p1, p2, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा और कहां तक जाएगा हमारा pn तक। हमने a के अभाज्य गुणनखंड में p को क्यों रखा, a को क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है, p से डिवाइड करना है। यानी कि a के जो गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, p ही बनेंगे ना, क्योंकि विभाजित वो किससे है, p से है। लेकिन एक p से तो डिवाइड है, लेकिन भाई कितने ही p हो सकते हैं, p1, p2, p3, pn, और हो सकता है p1 दो बार रिपीट हो, तीन बार रिपीट हो। यहां भी हम यहां लिख सकते हैं हम कि यहां यह आवश्यक नहीं है कि गुणनखंड क्या हो, भिन्न भिन्न हो। यहां यह आवश्यक नहीं है कि गुणनखंड जो है क्या हो, भिन्न भिन्न हो। क्यों भाई, आपने सर आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्यों गुणनखंड भिन्न भिन्न क्यों नहीं है। अरे भाई जैसे हमारी एक कोई संख्या हो गई, मान के चलो क्या 12, जब हम 12 के गुणनखंड निकालते हैं तो क्या आता है, 2 × 12, 2 × 6, 3 एकम 3। यानी कि जब हमने 12 के गुणनखंड निकाले तो 2 × 2 × 3, 2 और 3 तो अलग अलग है, लेकिन 2 और 2 अलग नहीं है। मतलब कि सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। क्लियर हुआ। ऐसा नहीं मानना है कि हमेशा क्या है, जो गुणनखंड आएंगे वो अलग अलग ही आएंगे। हमने क्या किया, यहां से अभी a के अभाज्य गुणनखंड निकाले, लेकिन हमें निकालना किसके हैं, a स्क्वायर के। किसके निकालने हैं, a स्क्वायर के। यहां लिखेंगे तब a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड बराबर में हम लिखेंगे a गुणित a का a में गुणा करते हैं तभी हमारा क्या बनता है, a स्क्वायर बनता है। और a के गुणनखंड क्या है हमारे,
ए के हमारे गुणनखंड है P1 P2 और जा रहा है कहाँ तक, Pn तक। ये हो गए एक ए के। दूसरे ए के भी क्या बनेंगे, P1 P2 और ये हम जा रहे हैं कहाँ तक, Pn तक। जब इनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हमारी थ्योरम क्या बन जाएगी, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर और इस तरीके से जाएगा तो हमारा P1 का स्क्वायर। ये हमारे किसके होगा भाई, ए स्क्वायर के गुणनखंड हो चुके हैं। अब जैसे इन्होंने हमसे बोला क्या थ्योरम में कि कोई अभाज्य संख्या p है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। कौन सी संख्या ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है, p। कौन सी संख्या विभाजित कर रही है, p। यानी कि अंक हमारी जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार जो हमारा p है, p ए के अभाज्य गुणनखंडों P1 P1 P2 P3 से लेके Pn में से ही कोई एक है। क्यों है P1 P2 P3 में से ही कोई एक, क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि किसी भी संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अद्वितीय होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते। यानी कि जो P है वो P1 P2 P3 ये Pn में से ही कोई एक है, क्योंकि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, अद्वितीय होते हैं। और ये हमें कहां से मिलता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार। जो ए स्क्वायर को कौन ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, पी कर रहा है। पी हमारे किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, जो कहां है, ए के अभाज्य गुणनखंड में है। यहां लिखेंगे, अब यहां क्या हुआ है कि जो P है यहां लिखेंगे, यहां A बराबर ए के गुणनखंड क्या थे हमारे, P1 P2 से लेके Pn तक। यहां हमने देखा कि जो हमारे A के गुणनखंड है P1 P2 से लेके कहां तक है, Pn तक है। और जो P है वो भी A के अभाज्य गुणनखंडों में से ही एक है। चूंकि यहां लिखेंगे, या लिखेंगे चूंकि यहां A के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, P1 P2 P3 से लेके Pn है। या लिख दें, पूरा लिख देते हैं हम। यहाँ क्या लिखते हैं, चूंकि यहाँ ए के गुणनखंड ये है जिसमें P भी शामिल है। क्या है भैया, P भी शामिल है, अतः P ए को विभाज्य, ये विभाज्य लिखेंगे, हम लिख देते हैं विभाजित, अतः P ए को विभाजित करेगा। सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि जो हमारा P है यदि ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वह ए को भी विभाजित करेगा ही करेगा।
देखो जो हमें प्रमेय दी हुई थी उसको हमने समझा कि कोई अभाज्य संख्या p है जो a स्क्वायर को विभाजित करती है a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हमने क्या किया, a के अभाज्य गुणनखंड निकाले, जैसे कि जो हमारा p है वो अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हमने p के फॉर्म में लिखा p1 p2 p3 से लेके pn तक। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि गुणनखंड जो भिन्न भिन्न हो, सेम भी हो सकते हैं। तब हमने क्या किया, a स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड निकाले, कैसे निकाले, a गुणित a में, यानी p1 p2 जो है pn और p1 p2 pn दो बार आ गया। जब दो बार आया तो सब पे क्या आ गया, वर्ग आ गया, यानी ए स्क्वायर जो है उसके गुणनखंड क्या निकले, p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर pn का स्क्वायर। अब हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि a के जो अभाज्य गुणनखंड है, जो p है वो a के अभाज्य गुणनखंडों में से ही कोई एक है जो क्या कर रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि यहीं कहीं होगा p। क्योंकि जो p है वो a के ही गुणनखंडों में से है तो वो क्या करेगा, a को भी विभाजित करेगा। तो a के जो सभी गुणनखंड रहेंगे वो a को विभाजित करते हैं, अतः जो क्या है, जो p है वो a को भी विभाजित करेगा। इस तरीके से हमारी जो थ्योरम है वो प्रूव हो गई है। ये एग्जाम में नहीं आती है, इसके बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो बुक में है वो इस थ्योरम को 1.2 के नाम से दिया हुआ है कि प्रमेय 1.2 के अनुसार। ये प्रमेय आपको समझ में आई, इसी के बेस पे क्या करेंगे, हम सारे ही क्वेश्चंस की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। इस थ्योरम को अपने नोट्स में नोट कर लेना, जो जो हम बोर्ड पे पढ़ा है उनको अपने नोट्स में प्रिपेयर करते चलो, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा, रिवीजन हमें करना पड़ेगा। जहां भी हम अटके हम अपने नोट्स पे ही वापस स्टक होंगे। क्लियर। अब आ जाओ भैया हमारे एक्सरसाइज 1.2 पर। एक्सरसाइज 1.2 में अपरिमेयताओं को हम सिद्ध करेंगे। किसकी अपरिमेयताओं को, करनी में जो हमारी अभाज्य संख्याएं रहेंगी। जैसे कि यहाँ कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 की अपरिमेयता को सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको परिमेय मान लेंगे। क्या कर लेंगे, परिमेय मान लेंगे। भाई जी कह रहे हैं हमसे सिद्ध करो क्या परिमेय, हम तो कह रहे हैं भाई परिमेय हो, आप क्या हो, परिमेय हो। बस हमारी जो परिमेयता की शर्तें होती हैं उन्हें मान लो। क्या करना है, जो हमारी परिमेयता की शर्तें होती हैं, p बटे q के रूप में लिखना, q बराबर 0 नहीं होना, इस तरीके से जो हमारी परिमेयता की शर्त होती हैं, यदि आपने उन्हें मान लिया तो हम तो मान लेंगे करनी 5 एक परिमेय संख्या है। नहीं होगी तो भाई हम क्या करेंगे, इसको आखिरी में कह देंगे कि अपरिमेय है। जैसे कि सॉल्व करें, ये कह रहे हैं कि अपरिमेय सिद्ध करो, हम तो कह रहे हैं माना करनी 5 एक परिमेय संख्या है। जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। किंतु इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक करने पर यह a बटे b के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जहां a और b दो सह अभाज्य संख्या है। यहां हमने क्या किया, करनी 5 को हमने क्या मान लिया, अपरिमेय संख्या मान लिया, जिसे हम क्या कर सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आपने देखा होगा, आप यहाँ आपने देखा है कि आप कह रहे होंगे सर p बटे q के रूप में लिख दिया था तो a बटे b के रूप में लिखने की क्या आवश्यकता थी।
तो जैसे मान के चलो यहाँ कोई परिमेय संख्या है, मान के चलो p बटे क्यू है, वहां हम इसको लिख ले रहे हैं क्या 4/8। ये क्या हो गया 4/8, लेकिन इनका अभी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक नहीं है, अभी क्या है 4 है। 4 से 4 कट जाएगा, जैसे कि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 और 2। अब क्या हो गया ये 1 और 2, इन दोनों के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया 1। तो अब जैसे ये जो है 1/2 है, ये p बटे क्यू तो नहीं है, p बटे क्यू तो क्या था हमारा 4/8, इसलिए ये अन्य संख्या किसमें परिवर्तित हो गए a बटे b में। किसमें परिवर्तित हो गए a बटे b में। यहां लिखेंगे अब क्या हो गया हमारा कि करनी 5 बराबर a बटे b, जहां a और b, अरे भाई जहां हमारा a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर हुआ? जहां क्या है हमारी a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका क्या करें हम त्रियक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा क्या a बराबर b करनी 5। इसका हमने इसमें गुणा किया और दोनों के जो है पक्ष मतलब बदल के लिख दिए। ये a साइड तो इस साइड दोनों बराबर है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ करेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा क्या b स्क्वायर, और करनी 5 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा करनी 5 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा क्या 5b स्क्वायर। यहाँ या हम इसको लिख सकते हैं क्या b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। क्या लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। इसको हम बना देते हैं क्या इक्वेशन 1। क्या बना दिया हमने इसको, समीकरण 1 बना दिया है, यानी कि देखो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया ए स्क्वायर बराबर 5, यानी कि जो ए स्क्वायर है वो क्या हो रहा है 5 से विभाजित हो रहा है। ए स्क्वायर क्या हो रहा है हमारा यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ जो ए स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तब प्रमेय अनुसार, जो हमने अभी प्रमेय सिद्ध की थी वो क्या कह रही थी, यदि ए स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या बी पी से विभाजित है तो ए भी उस पी से विभाजित होगा, यानी कि तब ए जो है ए भी 5 से विभाजित होगा। देखो यहां तक तो आपको प्रमेय के अनुसार समझ में आ गया, जो हमने माना उससे समझ में आ गया, लेकिन यहाँ जब हम a बराबर अभी कोई और अन्य संख्या मान रहे हैं तब क्या जाएगा a बराबर 5c। क्या जाएगा a बराबर 5c। अब आप बोल रहे हो कि सर हमें यहां तक तो समझ में आ गया था कि जब हमने √5 को परिमेय संख्या मानना था तो p बटे q लिख लिया, p बटे q को हमने a बटे b क्यों किया ये भी आपने बता दिया, यहाँ स्क्वायर किया, जो भी इक्वेशन बनी। और यहाँ तक हमने जो अभी जस्ट पिछली स्लाइड पर प्रमेय पढ़ी थी उससे हमें ये भी समझ में आ गया कि जो a स्क्वायर है वो 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। लेकिन a को हमने 5c क्यों माना, a को हमने 5c क्यों माना, ये जरा समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है। कैसी गुंडागर्दी है, a को आप 5c मान लिए हो,
तो भैया यहाँ देखो, जो ए है वो हमसे कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है। कितने से विभाजित है, 5 से विभाजित है। यानी कि जो 5 है वो ए का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ए का क्या होगा, गुणनखंड होगा। लेकिन यह आवश्यक तो नहीं है कि ए जो है वो हमारे 5 के बराबर ही हो। यानी कि ए यहाँ हमारी संख्या 5 ही है। जैसे कि मान के चलो 5 के हम यदि गुणनखंड कर रहे हैं तो हमारे क्या आएंगे, 5 इंटू 1 आएंगे। तो यानी कि 5 का एक ही गुणनखंड क्या बना हमारा, 5 बना। तो हम डायरेक्ट ए को 5 लिख देते, लेकिन हमने सी यहाँ इसलिए लिखा, मान लो ये ए 15 हो तो हमारा क्या जाएगा, 5 तिया 15। यानी कि ए का एक गुणनखंड तो 5 है, लेकिन एक अन्य कोई संख्या भी तो है। यानी 15 का एक गुणनखंड 5 है, लेकिन एक कोई अन्य संख्या भी तो है। जब तो वो उसको बराबर करेगी। ए का एक गुणनखंड 5 निकला, लेकिन हो सकता है उसके अन्य गुणनखंड हो सकता है यहाँ 15 की जगह 35 हो, तो हमारा 5 इंटू 7 आ जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसलिए हमने क्या माना, ए बराबर हमने माना 5c। ए बराबर हमने क्या माना, 5c। अब इस ए की जो हमारी वैल्यू है उसको हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। जो हमारे ए की वैल्यू है उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण क्या हो गया भाई, एक से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ए का मान हम जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे 5। यानी कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5c इंटू 5c बटे में 5 है तो 5 से 5 कैंसिल। यहां आ जाएगा क्या, बी स्क्वायर, ये 5 जो है वो बी के बटे में जाएंगे, बराबर में हो जाएगा सी स्क्वायर। या हम लिख सकते हैं क्या, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5। यानी कि जब हमने ए का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि जो हमारा 5 है वो ए को डिवाइड कर रहा था, वही हमारा जो 5 है वो किसको भी डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यहां देखो, जो हमारा जो 5 था वो किसको डिवाइड कर रहा था, ए को भी डिवाइड कर रहा था। सेम कंडीशन यहाँ आ गई, यदि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो किसको भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ इसको हम बना देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 5 बी का भी एक गुणनखंड है। समीकरण 2 से क्या स्पष्ट होता है कि जो 5 है वो संख्या बी का भी क्या है, एक गुणनखंड है। किंतु ए और किंतु ए और बी सह अभाज्य क्या है, ए और बी तो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ये देखो ए और बी क्या है, सहअभाज्य संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। किंतु ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहां दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहा है, जो हमारी गलत कल्पना के कारण है
कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है क्या है, ये हमारी गलत कर प्राकरण है कि करनी 5 एक परिमेय संख्या है। यह उक्त कथन का विरोधाभास करती है। अतः करनी 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई अगर परिमेय संख्या होती करनी 5 तो हमने जो कल्पना की थी और जो हमारी थ्योरम है उसमें इनके जो है क्या आना था, अभाज्य जो गुणनखंड है वो एक ही आना था, एक से न ज्यादा आता न कम आता। तो इसको क्या करते, ये परिमेयता को हम इनकी सिद्ध कर देते। लेकिन भाई इनकी जो है अभाज्य गुणनखंड है, सॉरी, जो इनका सह अभाज्य संख्याओं में जो इनका अभाज्य गुणनखंड है वो एक से अधिक आ रहा है, यानी कि दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यानी कि इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है, यानी कि ये हमारी सह अभाज्यता को क्या करता है, और मतलब उसकी कल्पना को गलत कर देता है। इसी प्रकार जो हमने क्या किया, सिद्ध किया कि करनी 5 क्या है, हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको अब हम डायरेक्ट करते हैं, यहां लिखेंगे क्या, माना 3 + 2 करनी 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a/b, और a व b क्या हो जाएंगी, हमारी सह अभाज्य संख्याएं। क्या हो गई, ए और बी हमारी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2 करनी 5 बराबर a/b - के 3। अब 2 का भी पक्षांतर कर देंगे तो करनी 5 बराबर हो जाएगा a/2b - 3/2। क्या हो जाएगा, a/2b - 3/2। यहां हम लिखेंगे, यहां हम जानते हैं, क्या जानते हैं, a/2b a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, जो a/b है क्या है, वो एक परिमेय संख्या है, यहां हमने इसको माना ही है। तब जो हमारा a/2b है वह भी एक परिमेय संख्या होगी। तथा 3/2 भी एक परिमेय संख्या है। इतना तो हम जानते हैं कि ये क्या है, ये सारी तीनों चीजें जो क्या है, परिमेय संख्या है। इसको साइड करते हैं। किंतु करनी 5 एक
अपरिमेय संख्या है। अब भी क्या, अब भी सिद्ध करके आए हैं कि नहीं आए? अब दोबारा यहाँ हम सिद्ध नहीं करेंगे, जस्ट इससे पहले पिछले क्वेश्चन में हमने सिद्ध किया है करनी पांच क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करनी पांच एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या, इसलिए जो हमारा क्या 3+2√5 भी एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो यहाँ जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमने क्या, जो हमें दी हुई संख्या है उसके बराबर हमने ए भी माना, जहाँ ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। पक्षांतर किया, √5 बराबर क्या हुआ, a/2 भी माइनस b/2। यहाँ हमने देखा कि ए भी एक परिमेय संख्या है, a/2 भी एक परिमेय संख्या है, 3/2 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन करनी पांच एक अपरिमेय संख्या है, और करनी पांच के बराबर जो है क्या आया है, हमारा जो समीकरण आया है ये संख्या आई है। जब करनी पांच अपरिमेय है तो जो उसके बराबर में जो संख्या आएगी या जो उसका मान आएगा वो भी क्या रहेगा, एक अपरिमेय संख्या रहेगी। इस कारण जो हमारा क्या है 3+2√5 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या आ जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। यहाँ हम वही हमारा कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। क्या माना 1/1 करनी 2 बराबर a/b, और वही बात हमारी ए और बी क्या हो जाएंगी, सहभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ए और बी क्या हो जाएंगी, सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हम करेंगे a/b बराबर 1 करनी 2, या हम कह दें कि करनी 2 a बराबर b क्या हो जाएगा, करनी 2 a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब इसको हम बना देते हैं भैया क्या, समीकरण एक। फिर यहां हम करते हैं क्या, दोनों पक्षों का क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, दोनों पक्षों का वर्ग। जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a², यहाँ हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारा b², स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो a² बराबर हो जाएगा हमारा क्या, b²/2, क्या हो जाएगा b²/2। इसको बना दें समीकरण 2, इसको हम बना देते हैं हमारा समीकरण 2, और इसको करते हैं थोड़ा सा हम साइड में। यहाँ हम हमारी वही थ्योरम लिखेंगे कि यदि जो 2 है वो हमारा b² को विभाजित करता है तो वह क्या करेगा, हमारे b को भी विभाजित करेगा। यहाँ 2 यदि b² को विभाजित करता है तो वह b को भी विभाजित करेगा। तब b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2c। वही बात जैसे हमने आपको 5 वाले में बताया था कि जरूरी b 2 से तो विभाजित होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि b 2 के बराबर हो। b जो है 2 के बराबर या 2 से बड़ा भी हो सकता है, तो इसलिए कोई एक अन्य गुणनखंड उसके साथ रहेगा जो हमारा रहेगा क्या, c। b बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2c। जब हम इसका मान हमारे समीकरण में रखेंगे क्या हो जाएगा, जब हम इसका मान हमारे समीकरण में रखेंगे तब हमारा हो जाएगा a² बराबर 2 और c का स्क्वायर/2, यानी कि a² बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2c इंटू 2c, और 2 से 2
कैंसिल, तब हमारा आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 2। और वही बात जब जो है क्या, यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो क्या करेगा हमारे, जब जो हमारा दो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ए को भी विभाजित करेगा ही करेगा। यहां लिखते हैं, वही बात लिख देते हैं यहां हम, इसको करते हैं हम कि यहां जो है जब दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो वह ए को भी विभाजित करेगा, यानी कि इससे यह स्पष्ट होता है कि जो दो है वो ए व वी का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना का विरोधाभास करता है कि ए व बी सह अभाज्य परिमेय संख्या है। भाई जब विरोधाभास कर दिया कि जो हमने माना था कि ए बटे बी भाई परिमेय संख्या है और दोनों सह अभाज्य हैं, लेकिन भाई ये तो गलत सिद्ध हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है, अतः एक बटे करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 1/√2 जो है वो क्या हो गया, क्लियर हो गया है कि 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7√5। सिद्ध कीजिए कि जो हमारा 7√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेम कंडीशन लिखेंगे हम, क्या माना 7√5 बराबर a अपॉन b। सब में मान रहे हैं, सेम सेम बिल्कुल सेम पैटर्न पर चलना है, सेम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन्हें हम सॉल्व करते जाना है। और वही हम लिखेंगे कि a व b सह अभाज्य है, ए और बी क्या है हमारे सह अभाज्य हैं। अब √5 बराबर लिख देंगे a अपॉन बी और 7। पक्षांतर करेंगे तो 7 किसके आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में जाएगा। जैसे हमने हमारा बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही हमारे थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है कि हम जानते हैं करनी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो a अपॉन 7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या है, जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो जो उसके बराबर में वो भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कि भाई जब a अपॉन बी हमने जो माना है उसमें जब 7 पक्षांतर किया, 7 अपॉन a अपॉन 7b आया तो √5 क्या है,
बराबर में क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं इस बात को। अगर ये √5 एक अपरिमेय संख्या है तो a/7b भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 6 + √2, क्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। सेम मेथड यहां लिखेंगे, क्या 6 + √2 बराबर a/b। यहाँ a/b क्या है, या a व b सह अभाज्य है। देखो जब हम 6 + √2 बराबर ए बी मान रहे हैं तो ए बी यहाँ क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब हम √2 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, ab-6। क्या हो जाएगा, ab-6। यहाँ हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तब a/-6 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। अतः जो हमारा क्या हो जाएगा, 6 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 एंड। वास्तविक संख्या जो चैप्टर 1 है उसके अंदर 2 एक्सरसाइज है, 1.1 1.2। हमने दोनों एक्सरसाइज क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने HCF एलसीएम और HCF एलसीएम का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इस तरीके के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और चैप्टर 2 में हमने अपरिमेयता को सिद्ध किया था। इस तरीके से जो हमारा क्या है, चैप्टर 1 वास्तविक संख्या एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। और जब हमारी ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ पूरे चैप्टर्स को रिवीजन करेंगे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ, कैसा लगा, आपने कोर्स प्रिपेयर हुए या नहीं हुए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। इस जो चैप्टर की PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू।